नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर में। और सबसे पहले निवेदन वही पुराने वाला कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आज पूरी दुनिया को ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अमेरिका के डेल्टा फोर्स के कमांडो वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन के अंदर जाकर उनके बेडरूम से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को हथकड़ी लगा करके हेलीकॉप्टर में बैठा करके वेनेजुएला से ले गए अमेरिका। और वेनेजुएला की सेना, सुरक्षा गार्ड या पुलिस किसी ने एक गोली भी नहीं चलाई, किसी के शरीर के अंदर में एक हलचल भी नहीं हुई। असल में ये घटना अचानक नहीं हुई थी, बल्कि अमेरिका के CIA के गार्ड्स एजेंट्स 5-6 महीने पहले से वेनेजुएला में सक्रिय थे, एक्टिव थे और वहां के तमाम विपक्षी दलों को इन्होंने पहले ही सेट कर लिया था। सेना के जनरल और वरिष्ठ अधिकारियों को करोड़ों डॉलर घूस देकर यह निश्चित कर दिया गया था कि समय पड़ने पर आप कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, उनको निष्क्रिय कर दिया गया था। एक महिला हैं, विपक्ष के नेता हैं, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। वो लगातार मदुरो की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका की मदद की पैरवी कर रही थी और मदुरो को भरोसा था कि समय आने पर उनकी सेना उनका साथ देगी। लेकिन निर्णायक क्षण में वही सेना बिल्कुल मौन बनी रही, चुप रही। और ठीक वैसा ही था जैसा कि प्लासी के युद्ध में हुआ था, जब मीर जाफर अंग्रेजों से जाकर मिल गया और उस वक्त नवाब सिराजुद्दौला हार गए थे। और यही वो बिंदु है जहां से अमेरिकन डीप स्टेट की कार्यप्रणाली समझ में आती है। मदुरो के हटने के साथ ही वेनेजुएला की नीति में बुनियादी बदलाव दिखे इमीडिएटली। सबसे पहला क्या हुआ कि वेनेजुएला का जो तेल का व्यापार था उसको फिर से अमेरिकी डॉलर्स में सेटल किया गया। मतलब जो पहले उनकी लोकल करेंसी में हो रहा था उसको अमेरिकी डॉलर्स में करना चालू कर दिया। दूसरा, चीन के साथ युआन आधारित लेन देन जो था वो खत्म किया गया। तीसरा, यूरोप को रूसी तेल और गैस पर निर्भरता से निकालने का विकल्प मिला अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका खुद को यूरोप का राजा समझता है। ब्रिक्स की डॉलर विरोधी रणनीति को झटका भी लगा, क्योंकि अनुमानित $17 ट्रिलियन का तेल व्यापार फिर से USD में होने लगा। और ये सब दिखाता है कि आज सत्ता परिवर्तन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और मौद्रिक शक्ति से भी जुड़ा हुआ है। अब रिजीम चेंज विदाउट आर्मी होता क्या है? आज के दौर में सत्ता परिवर्तन के लिए टैंक या सेना का होना जरूरी नहीं है, बल्कि आधुनिक मॉडल 4 स्तरों पर काम करता है। पहला है नैरेटिव और सूचना का युद्ध। किसी देश की लोकतांत्रिक छवि, मानवाधिकार, अल्पसंख्यक सुरक्षा और संस्थागत स्वतंत्रताओं को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रशंसित किया जाता है, क्वेश्चन मार्क किया जाता है इनके ऊपर। इससे देश की जो वैश्विक साख है उसके ऊपर असर पड़ता है। दूसरा, संस्थागत और NGO के दबाव होते हैं, दबाव डाले जाते हैं। थिंक टैंक, NGO रिपोर्ट्स, अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां और मानवाधिकार संस्थाएं जो होती हैं, ये लगातार एक ही नैरेटिव को पुष्ट करती हैं, जो कि भारत में भी हो रहा है। और राजनीतिक चेहरों का वैश्विक उपयोग, देश के भीतर के विपक्षी नेता जब वही बातें हर बार विदेशी मंचों पर कहते हैं तो वो नैरेटिव अंतरराष्ट्रीय वैधता पा लेता है, इंटरनेशनल वैलिडिटी पा लेता है। और यही सब कुछ भारत के अंदर में कुछ विदेशी विपक्षी नेता कर रहे हैं। आर्थिक और कूटनीतिक लिवरेज, निवेश, व्यापार, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेटिक प्रेशर, इसके जरिए भी माहौल बनाया जाता है। और ये सब मिल करके एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें सरकार भले ही ना गिरे, लेकिन उसकी वैधता कमजोर दिखाई देने लगती है, वैलिडिटी कम लगने लगती है। और इसी ढांचे में फिर अब भारत को किस तरह से देखा जा रहा है? अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत में भी यही मॉडल लागू किया जा सकता है? इनफैक्ट भारत में वेनेजुएला जैसा तो मॉडल या ऑपरेशन संभव नहीं है, सैन्य ऑपरेशन संभव नहीं है, लेकिन नैरेटिव आधारित दबाव मॉडल जो है वो पूरी तरह लागू किया जा सकता है। बल्कि कहूंगा कि ये नैरेटिव लागू किया गया है भारत के अंदर भी।
और यहीं पर राहुल गांधी के विदेशी बयानों का संदर्भ भी आता है। 2023 में लंदन के अंदर राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र संकट में है और यूरोप अमेरिका इस पर चुप हैं। इस स्टेटमेंट को भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की अपील के रूप में देखा गया था और देखा जाना भी चाहिए, क्योंकि भारत की किसी भी चीज को विदेश में ले जाकर के कहना या उछालना यह हमेशा निंदनीय होता है। 2023 में अमेरिका के कैम्ब्रिज में राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी संस्थाओं की कमजोरी और सरकार द्वारा आलोचना दबाने के आरोप लगाए थे। 2023 और 24 में दोबारा अमेरिका के विश्वविद्यालय के अंदर में आरएसएस बीजेपी की विचारधारा को कमजोरों पर हमला करने वाली बताया गया था। किसके द्वारा? राहुल गांधी के द्वारा। 2025 में फिर कोलंबिया के अंदर में फिर वही बयान दोहराया गया कि बीजेपी आरएसएस की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये फिर से राहुल गांधी ने कहा था। और फिर 2025 में अमेरिका के अंदर में कहा कि संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं और भारत की दिशा पर सवाल उठाए इन्होंने, और इसी दौर में ये सवाल भी उठाया कि उन्हें इतनी बार विदेश के अंदर में विदेशी मंच क्यों मिल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ये लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति है। जी नहीं, ये लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि अपने आप लोगों ने इस अभिव्यक्ति का गलत फायदा उठाया है। आपने उसका गलत प्रयोग किया है, क्योंकि इस देश में आपको जरूरत से ज्यादा लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की आजादी दी है। और भाजपा का कहना है कि ये भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश है। ये सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि भारत की सरकार का नहीं, बल्कि भारतवर्ष का भी ये कहना है कि कांग्रेस भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर रही है। नोबेल पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय वैधता। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो, जो 2005 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बताई जाती हैं, वो खुलकर के कहती है कि वेनेजुएला को अमेरिका का एनर्जी और टेक्नोलॉजी हब बनाना चाहती है। ये वो औरत है जो कि वेनेजुएला की नागरिक है, लेकिन इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इससे ये धारणा साफ बनती है कि नोबेल और मैग्सेस जैसे पुरस्कार केवल सम्मान के लिए नहीं, बल्कि नैरेटिव की वैधता देने का औजार भी हो सकते हैं। और इसी संदर्भ में ये आशंका व्यक्त की जाती है कि भविष्य में भारत के कुछ नेताओं को भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल सकते हैं। लास्ट में आज सत्ता परिवर्तन केवल सत्ता सेना से नहीं होता। ये सूचना, नैरेटिव, संस्थागत दबाव और वैश्विक मंचों से भी होता है, और वेनेजुएला इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। भारत में वही मॉडल सीधे तो नहीं, लेकिन सॉफ्ट रूप से लागू करने की कोशिश की जा रही है और आगे भी की जाएगी। विदेशी मंचों पर भारत की आंतरिक राजनीति को ले जाना इसी ढांचे में देखा जाता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि सेना आएगी या नहीं, सवाल ये है कि आखिर कहानी लिख कौन रहा है और दुनिया को क्या दिखाया जा रहा है। मेरा अपने देशवासियों से निवेदन है कि जो राजनीतिक दल, जो राजनीतिक व्यक्ति विदेशों में जाकर के भारत का सम्मान घटाते हैं, भारत का मान घटाते हैं, भारत के लोगों का मान घटाते हैं, उन लोगों को इस देश की सरकार कभी नहीं सौंपनी चाहिए। ऐसे लोगों से, ऐसी राजनीतिक पार्टियों से हमेशा दूरी बना कर रखिए, क्योंकि ये लोग, ये राजनीतिक लोग, ये राजनीतिक पार्टियां आने वाले समय में आपका, आपके बच्चों का और इस देश का भविष्य बर्बाद करने पर तुली हुई है। बाकी मैं आपके विवेक को ऊपर छोड़ता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।